नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जीके जीएस की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी या अन्य जिस भी एग्ज़ाम में आपका जीके पूछे जाते हैं तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है। ये आपको बताना है कि जो वित्त यानी कि जो पैसा का मामला होता है उसका प्रहरी यानी कि जो गार्ड के रूप में काम कौन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में काम करता है। कौन? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये आपका डिटेल जो है यहाँ पर देख सकते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का क्या काम होता है? भारत के सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में काम करता है। ये किस रूप में काम करता है? वित्त के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। भारत का सीएजी यानी कि लेखा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कौन? ये सीएजी होता है कि कंट्रोल एडिटर जनरल होता है जिसको कहा जाता है। और इसका कार्यकाल और इसका अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है इसके बारे में देख लेते हैं। जिससे सार्वजनिक वित्त के प्रहरी या सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। ये आर्टिकल कितना में है? सीएजी का आर्टिकल आपका 148 में सीएजी के बारे में जिक्र किया गया है। और उसके बाद आगे देख सकते हैं कि भारत का सीएजी 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु होता है उतना इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद देख लेते हैं जैसे कि भारत का सीएजी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। और सीएजी भारत के पहले सीएजी कौन थे? यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये नरहरि राव हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि भारत के पहले सीएजी। और भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका जीसी मुर्मू हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि डेज हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला है। ये आपको बताना है कि हिमालय का सबसे जो बाह्य पर्वतमाला है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा शिवालिक हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि बाह्य हिमालय का क्या है? एक भाग है हमारा। कौन? ये शिवालिक। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। शिवालिक के बारे में, ये हिमालय के कई समांतर और अभिसरण पर्वतमालाओं की क्या है? श्रृंखला है। ये आपका जो है डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तरी ढलान आंशिक, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला जा रहा है कि उत्तरी ढलान आंशिक रूप से तिब्बत के ट्रांस हिमालय में स्थित है और पश्चिम छोर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में स्थित है। कौन? ये ट्रांस हिमालय। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय जो है कहाँ कहाँ पर? ये पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में स्थित है ये ट्रांस हिमालय। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और अधिकांश हिमालय जो है पर्वतमाला आपका कहाँ है? भारत, नेपाल और भूटान के अंतर्गत आते हैं हिमालय का जो पर्वतमाला है। अब आगे चलते हैं साथियों। अगला हम लोग का क्या है? हिमालय पर्वतमाला शिवालिक या बाह्य हिमालय इसको कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये भी पूछा जा सकता है। निम्न या उच्च हिमालय, बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या तिब्बती के हिमालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऊंचाई पर भी जिक्र कर लेते हैं। तो ये कितना है आपका ऊंचाई? 600 से 1500 मीटर तक का आपका इसका ऊंचाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। कई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार के वनस्पति में पाई जाती है? ये आपको बताना है कि कई यानी कि काई जो होता है और लाइकेन छोटी झाड़ियाँ, ये आपको बताना है कि किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। ये तो किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? ये हो जाएगा आपका टुंड्रा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? टुंड्रा में पाई जाती है क्या क्या? कई लाइकेन छोटी झाड़ियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टुंड्रा वनस्पति छोटी झाड़ियाँ सेज और घास कई लाइकेन से बनी होती है। ये टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा जलवायु के बारे में देख लेते हैं। जैसे टुंड्रा जलवायु में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान कितना से? आपका 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन
10 से कम होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि टुंड्रा जलवायु में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान कितना होना चाहिए। ये 0 डिग्री सेल्सियस से आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए आपका टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जो प्रदेश होता है जलवायु का आपका गर्म, इससे मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के जलवायु जो है आर्कटिक अंटार्कटिका वृत्त के पास स्थित है, जो अनुभव स्थिति क्षेत्रों का अनुभव करती है। टुंड्रा भूमि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे टुंड्रा भूमि वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा पतन कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। विश्व में सबसे बड़ा पतन कहाँ स्थित है, आइए देख लेते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा पतन हो जाएगा आपका शंघाई चाइना में स्थित है। कहाँ, तो शंघाई चाइना में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा पतन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, यह देखते हैं हमारा कि दुनिया का यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो ये चाइना का शंघाई में स्थित है। और बंदरगाह यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नदी है यांगतजी नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब भारत के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि भारत में हमारा वर्तमान में कितने प्रमुख बंदरगाह है, तो प्रमुख बंदरगाह हमारा 13 है, जो कि 200 और भी हम लोग का जो छोटे छोटे बंदरगाह है वो आगे हम लोग का 200 तक है। और कोलकाता बंदर का ट्रस्ट को अब कौन सा नाम से जाना जाता है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है हमारा जो कोलकाता ट्रस्ट बंदरगाह। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, ये आपको बताना। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा आपका टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ये आपका टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, आपका अंगूर में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो अंगूर है यहाँ पर कहाँ है अंगूर, हाँ यहाँ पर हाँ यहाँ पर देख लीजिए आपका अंगूर, इमली जो है, कच्चा आम, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें आपका टर्टेरिक अम्ल पाया जाएगा। और खट्टे फल आंवला में क्या पाया जाता है, तो खट्टे फल आंवला में आपका स्कर्बिक यानी कि विटामिन सी पाया जाएगा। और पालक में क्या पाया जाएगा, तो पालक में हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल हमारा और किस में पाया जाता है, तो आपका टमाटर में भी पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दही में क्या पाया जाता है, तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपका खट्टे फल जैसे संतरा नींबू, इस सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल जैसे संतरा नींबू में साइट्रिक, चींटी के डंक में फर्मिक अम्ल, सिरका में सिरका अम्ल और पदार्थ, अच्छा ये तो नाम ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध का समकालीन हमारा हो जाएगा आपका महावीर हो जाएगा सही उत्तर, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद समकालीन चीज़ क्या बोला जा रहा है कि समकालीन चीज़ें या तो एक ही समय में हो रही हो या फिर अभी हो रही हो, यानी कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने ही एक ही समय में अभी शिक्षा प्रचार किया और इसीलिए एक दूसरे के समकालीन हुई। ये आपको समकालीन के बारे में आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर परिभाषा प्रस्तुत किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि समकालीन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को एक ही समय में हो रही हो या फिर अभी हो रही है, या फिर आपका महावीर और यहाँ पर कोमा देखे महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने एक ही समय में अपनी शिक्षा का प्रचार किया, इसीलिए एक दूसरे के समकालीन माने जाते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, परिभाषा के हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए समकालीन का मतलब क्या होता है। सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था आपका, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ नाम था, ये भी आपको जानना है। और इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कहाँ हुआ था,
तो लुम्बिनी में हुआ था। ये कौन सा परिवार से बिलोंग करते हैं? शाक्य गणराज्य वर्तमान में कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध परंपरा के अनुसार हुआ था। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बुद्ध के बारे में, बुद्ध का जन्म कहाँ? ये शक्य वंश के एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन अंततः इसे गृहस्थ जीवन त्याग दिया। ये तो त्याग दिया ही है। महावीर का जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला, यानी कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी त्रिशला, और क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और वैशाली का निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और अगर हमारा सिद्धार्थ के बारे में पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ था? तो सिद्धार्थ का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका बताना है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का, यानी कि जिसको सिद्धार्थ कहा जाता है उसका हुआ था आपका लुम्बिनी कुशीनगर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं कौन सा संवैधानिक संशोधन ने आपका पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है आपका पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? और 92 में क्या हुआ था? ये सभी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको इससे पहले हम लोगों ने देखा 73 संविधान संशोधन 1972 में हुआ था, आपका पंचायती राज को जोड़ा गया। और 73वां यहाँ पर देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन में आपका जो है इसने पंचायती संस्थाओं को वैधानिक दर्जा संरक्षण दिया। और पंचायतों का नाम ये भाग कितना में है? भाग आपका 9 के तहत ये जोड़ा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा भाग अगर पूछा जाएगा तो पंचायती राज से संबंधित आपका भाग 9 हो जाएगा। 10 में क्या हो जाएगा? भाग 10 में दल बदल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोग का अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ये भाग 9 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना से कितना? तो अनुच्छेद आपका 243 से लेकर आपका अच्छा यहाँ पर छोड़ दिया 243 को से लेकर आपका 9 या फिर कुछ जो है इतना तक जो है आपका जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आगे 73वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़े। हाँ, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। कितना अनुसूची जोड़ा गया है? तो ये आपका टोटल 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। ये भी आपका स्टार मार्क कर लेना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में टोटल 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं। भारतीय राज्य शब्द यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसने पंचायती राज्य का शब्द को गढ़ा है। तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल 2011 में आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये आपका, कि 24 अप्रैल 2011 से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब से? 2011 से। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ पर देख सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका क्या हुआ था। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन में हमारा इसने शिक्षा को संवैधानिक मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा मौलिक अधिकार 22 का को में आपका जोड़ा गया है, 22 का ए में आपका जोड़ा गया है। शिक्षा मौलिक अधिकार है बोल के। और 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को क्या करना? आपका अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और यहाँ पर कितना है आपका इस निर्देश अनुसार 45 अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया गया है। और 6 वर्ष के आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ये भी आपको ध्यान रखना है। 51 का कौ में क्या है? मौलिक कर्तव्य है 51 का कौ में। आगे क्या है ये देख लेते हैं। आगे आपका है 78वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो
1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया है, आपका संपत्ति का अधिकार के तहत उसको 300 को को में रखा गया है। किसको? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 का को में रखा गया है। किसको? कौन सा आर्टिकल को? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और उसके आगे क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग का। स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना है? 19 से 22 है। समानता का अधिकार कितना है? 14 से 18 है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं साथियों। आगे हम लोग का 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत आपका कितने भाषा को जोड़ा गया है? तो इसके तहत आपका 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। टोटल कितने भाषा को जोड़ा गया आपका? 71वां संविधान संशोधन के तहत आपका 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। आगे 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन के तहत आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? आपका संशोधन किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि B.R. अम्बेडकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये आपको बताना है। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बुद्ध एंड हिज धम्म हो जाएगा आपका सही उत्तर। कौन सा? बुद्धा एंड हिज धम्म। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर यानी कि लेबर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही क्या था? लेबर पार्टी का स्थापना। और ये देख सकते हैं कि 1939 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भारतीयों से नाजीवाद को हराने के लिए बड़ी संख्या में सेना को शामिल किया और आह्वान किया, और समाजवाद का दूसरा नाम था। और कुछ इम्पोर्टेंट है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ हम लोग का एडिशनल इम्पोर्टेंट यहाँ पर, जैसे धम्मपद 200 कितना है? 23। चलिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक क्या है? पारंपरिक स्रोत है। ये आपको बताना है। तो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत हो जाएगा हमारा ये कोयला हो जाएगा हमारा सही उत्तर, जो कि ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऊर्जा के 2 प्रमुख स्रोत होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक होता है आपका पारंपरिक और एक होता है आपका गैर पारंपरिक। तो आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि पारंपरिक किसको कहा जाता है। तो इसके ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? गैर नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। किसको? ये आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को कौन सा रूप में? गैर नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। यह पनबिजली के अलावा सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। क्या? ये पनबिजली के अलावा आपका सीमित मात्रा में यानी कि लिमिट होता है इसका। किसका? ये गैर नवीकरणीय का। इसमें जैसे कि आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ये कभी ना कभी आपका एक ना एक दिन आपका समाप्त होने वाला आपका चीज़ होता है। किसमें? ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, जो कि आपका पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत जिसको कहा जाता है, यानी कि दोनों ही एक ही चीज़ है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि गैर पारंपरिक का मतलब क्या होता है। तो गैर पारंपरिक का मतलब होता है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। क्या? आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी नहीं होती, मतलब ये हम लोग का कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है। मतलब जैसे कि आपका सौर ऊर्जा कभी ख़त्म होगा? जैसे आपका सूर्य निकलेगा तो आपको रोशनी मिलेगा। तो जैव ऊर्जा, जैसे उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद आपका पवन ऊर्जा, ये जो आपका ऊर्जा है ये आपका कभी भी समाप्त नहीं होने वाला चीज़ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और इसका दूसरा नाम होता है आपका नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए SDG इंडियन क्या है? SDG यानी कि इंडिया इंडेक्स में प्रत्येक राज्य के लिए 17 SDG शामिल है। निम्नलिखित में से किस उस सूचकांक में शामिल नहीं है? ये आपको बताना है। तो हम लोग का टोटल जो 17 SDG है
तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका नहीं है, ये आपको बताना है इन चारों में से। तो आपका भूखमरी भी है, जल के नीचे जीवन ये भी है। तो आपका बेरोजगारी की कमी और उत्तरदायित्व, उपभोक्ता और उत्पादन, इनमें से दो में से आपका क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो इसमें से हमारा हो जाएगा आपका बेरोजगारी की कमी हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि एसडीजी के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि 17 हम लोग का जो एसडीजी होता है यानी कि सतत विकास लक्ष्य, उसको हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए एसडीजी इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ के द्वारा सतत 17 जो हम लोग का एसडीजी है लक्ष्य रखा गया है निर्धारित, उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा टोटल 17 है। आइए एक एक करके इसको ध्यान से, ये काफ़ी हम लोग का इम्पोर्टेंट स्लाइड है साथियों। ये आपका बार बार आपका रिपीट होने वाला क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए देख लेते हैं। कोई निर्धनता नहीं, ये आपका पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा शून्य भुखमरी, यानी कि जो है भुखमरी को ख़त्म करना। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये भी है। गुणवत्ता शिक्षा, ये भी है। लैंगिक समानता है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा, सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना, असमानता में कमी, टिकाऊ शहर एवं समुदाय, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई। उसके आगे क्या है हमारा, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन और शांति एवं न्याय सशक्त संस्थान। उसके अगला हम लोग का क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो ये आपका टोटल 17 एसडीजी है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा हम लोग का 17 एसडीजी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिकतम ऊर्ध्वाधर प्रास यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि अधिकतम ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा सीधा प्रास, जिसको रेंज कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए किसी भी क्या है अवक्षय को प्रक्षेप्य के प्रक्षेपण का कोण कितना होना चाहिए, आपको बताना है कि अधिकतम हम लोग का मैक्सिमम जो ऊर्ध्वाधर रेंज होगा वो कौन सा एंगल पर होगा, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा एंगल पर होगा, ये आपका 90 डिग्री पर होगा हमारा ऊर्ध्वाधर प्रस, जो कि मैक्सिमम क्या होगा, ये मैक्सिमम 90 डिग्री का कोण पर प्रक्षेपण बनेगा। आइए इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि आपका मिस्टेक पॉइंट यहाँ पर, हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, का अधिकतम क्षैतिज प्रस अगर पूछा जाए तो कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा। कब, ये अधिकतर क्षैतिज यानी कि ऐसे वाला क्षैतिज, जैसे सीधा सीधा। अगर हम लोग का पूछा जाएगा कि अधिकतम ऊर्ध्वाधर प्रस पूछा जाएगा तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रक्षेप्य गति, जब एक कण पृथ्वी के सतह के पास क्या है तिर्यक रूप से प्रक्षेपित किया जाता है तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में एक साथ गति करता है। इस प्रकार की गति क्या कहते हैं, उसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तीनों फार्मूला का आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि क्या अगर पूछा जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जो समय है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, तो इसका फॉर्मूला आता है 2u sin θ/g हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा हमारा u² sin 2θ/g हो जाएगा। और मैक्सिमम हाइट अगर पूछा जाएगा तो u² sin θ/2g हो जाएगा। तो ये तीनों आपको फॉर्मूला जो है ध्यान में रखना है। जब प्रक्षेप्य का कोण 45 डिग्री होगा तो अधिकतम क्या हो जाएगा, अधिकतम आपका रेंज हो जाएगा यानी कि क्षैतिज रेंज होगा। और किसी प्रक्षेप्य के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई किसी क्षैतिज सतह के अधिकतम ऊर्ध्वाधर क्या है तय की गई दूरी होगा, ये आपको 90 डिग्री पर। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद सुल्तान खान का संबंध हमारा कौन सा वाद्य यंत्र से है,
तो ये आपका हो जाएगा आपका सारंगी। आइए देख लेते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा आपका सारंगी हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि उस्ताद सुल्तान खान कौन से सारंगी वादक थे। उस्ताद सुल्तान खान के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक भारतीय सारंगी वादक थे उस्ताद सुल्तान खान, और संगीत का एक झुका हुआ तार वाद्य यंत्र होता है जिसमें झिल्ली तारे ढका हुआ ये रहते हैं। और सुल्तान खान भी सीकर क्या घराना, हाँ ये आपको इम्पोर्टेंट है कि सीकर घराना के एक शास्त्रीय गायक थे। कौन? ये सुल्तान खान। 2010 में से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ हम लोग का प्रसिद्ध वादक के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित कौन कौन सा आपका प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीणा वादक में कौन हो जाएगा, तो बीणा वादक में आपका दोराई स्वामी अयंगर और कुमार स्वामी अयंगर। तो अयंगर जब भी आएगा तो आपको बीणा वादक में मारना है। किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, ये किससे संबंधित है? निखिल घोष, ये हो जाएगा आपका तबला वादक से संबंधित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, इससे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, इसीलिए आप जो है इस स्लाइड को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद भजन सोपोरी से कौन है? संतूर से संबंधित है। ये आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट हम आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कराएंगे। जैसे रविशंकर, फिर क्या है आपका भट्टाचार्य, विलायत खान, ये आपका सितार से संबंधित है। उसके बाद निखिल बनर्जी भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आपका वायलिन से कौन से संबंधित है? वायलिन से आपका TN कृष्णन, ये आपका वायलिन से इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका कौन है? हाँ यहाँ पर आपका MS गोपाल कृष्णन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिए। सारंगी वादक पर चलते हैं, तो सारंगी वादक पर हमारा कौन हो जाएगा? सारंगी वादक पर सुल्तान खान हमारा सारंगी वादक पर संबंधित है। गुलाम अली खबीर खान, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उस्ताद बिंदा खान, तो ये खान वाला जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि खान अगर आएगा तो संभावना हो सकता है कि सारंगी वादक होने का। आइए अब देखते हैं हम लोग सरोद पर चलते हैं, तो सरोद पर कौन हो जाएगा? सरोद पर हमारा पालघाट मणि अय्यर, ये आपका सरोद से संबंधित है। और बांसुरी वादक में तो ये आपका फेमस है हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी से अरपन्ना लाल घोष, तो ये बांसुरी में हम लोग दो ही को ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शहनाई में कौन हो जाएगा? शहनाई में हम लोग का बिस्मिल्लाह खान तो एकदम फेमस है, इसको तो ध्यान में रखना ही है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। और अली अहमद हुसैन भी शहनाई से संबंधित है, ये आपको दोनों को आपको ध्यान रखना है ये शहनाई वादक में। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, ये आपको बताना। तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है साथियों? भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कितने? ये टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये देख लेते हैं 6 कौन कौन सा। यहाँ पर भारत क्या है, यहाँ पर जैसे भारतीय प्लेट क्या है, उसके बाद भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का उत्तरी भाग, भारतीय महाद्वीपीय परत का निर्माण करता है, प्राकृतिक व्यवस्था, भौतिक विभाजनों में अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो 6 अलग अलग भागों में भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, किस प्रकार से? जैसे कि उत्तरी और पूर्वोत्तर पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान और तटीय मैदान, द्वीप, ये आपका कुछ जो है टोटल 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना। क्या क्या हम लोगों ने देखा आपका उत्तरी और पूर्वी पर्वत 1 हो गया, उत्तरी मैदान 2 हो गया, हमारा प्रायद्वीपीय 3 हो गया, भारतीय रेगिस्तान 4 हो गया, तटीय मैदान 5 हो गया, और आपका द्वीप यानी कि आइलैंड जिसको कहा जाता है, टापू वाला। तो ये टोटल आपका कितने भागों में? टोटल आपका 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपको भारत को यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर कलर में यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे आपका इसको एक कलर में, ये आपका दूसरा 2 हो गया, ये आपका 3 हरा वाला 3, बीच वाला 4 हो गया हमारा। उसके बाद और कौन कौन सा है?
4 के बाद उसके बाद हमारा और कलर यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने भागों में, टोटल आपका 6 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसे दक्कन का पठार जो लगभग कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 16 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौगोलिक क्या है, विभाजन है। कौन, ये दक्कन का पठार। भारत का भूगोल का विविध यहाँ पर इसमें जैसे विभिन्न प्रकार के भौगोलिक रचनाएं, उसके बाद जलवायु शामिल है। भारत में पहाड़ियाँ, पठार, मैदान, तटरेखाएं, मरुस्थल ये और हिमालय इसकी शाखाएं और उत्तर पूर्व में आपका पाई जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना। तो विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस हो जाएगा सही उत्तर, जो कि विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र रखने वाला देश है फ्रांस। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो फ्रांस है यानी कि टाइम जोन जो हमारा जीएमटी है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जिसको कहा जाता है। यहाँ पर जैसे कानूनी वाणिज्य, चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये देख सकते हैं, फ्रांस इसके विदेशी क्षेत्रों सहित आपका कुल 13 समय जोन क्षेत्र है। यहाँ तथ्य कारण आपका फ्रांस के पास दुनिया भर में फैले कई क्षेत्र, जिनमें कुछ प्रशांत भारतीय महासागरों में भी शामिल है, जिसे अलग अलग समय क्षेत्र हैं। रूस में टोटल कितने हैं, रूस में टोटल 11 समय क्षेत्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। हाँ तो फ्रांस में टोटल कितने समय क्षेत्र हैं साथियों, ये आपका टोटल 13 समय क्षेत्र हैं, ये इसीलिए मैक्सिमम आपका फ्रांस में जो है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था हमारा, फ्रांस में टोटल समय क्षेत्र पूछा गया था, तो टोटल 13 हो जाएगा फ्रांस में। और उसमें टोटल कितना है, 11 है। दक्षिण अफ्रीका में 2 है और भारत में केवल 1 समय क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में टोटल कितने समय क्षेत्र है, आपका टोटल 1 समय क्षेत्र है केवल भारत में। और देश ने 1947 से आधिकारिक तौर पर भारत का मानक समय यानी कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पालन किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना। ये आपका GMT लाइन है जो कि आपका बीचों बीच से ये गुजरता है। और इधर वाला जो हम लोग का देश है, इधर हम लोग का माइनस में, समय को माइनस में काउंटिंग करते जाएंगे, यानी कि पीछे मान लीजिए कि हम लोग का भारत में अब 10 बज रहा है, तो यहाँ पर जितना हम लोग का पीछे चलते जाएंगे, यानी कि 10 के पहले आपका क्या होता है, आपका 9 बजेगा, हम लोग का यहाँ पर 10 बजेगा, तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 5 किसी पर -5 है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, वहाँ पर 5 बजते रहेगा हम लोग का भारत में, सॉरी यहाँ पर हम लोग का भारत, यहाँ पर अगर भारत हम लोग का 5 बज रहा है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसके बाद और 5 कम, यानी कि 10 घंटा टोटल कम हो जाएगा इधर माइनस वाला जो भी देश आएगा। तो इस प्रकार से प्यारा साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लास है, आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपने क्लास को सारा क्लास नहीं देखा है, तो हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर सारा क्लास को देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करा करें, ताकि हमारा जो चैनल है इसको भी थोड़ा आगे ग्रो हो। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।